नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल। आज का वीडियो हमारा किस पे बेस्ड है, तो याद रखिएगा आज का वीडियो जो हमारा बेस्ड है ना सर, आप कहिएगा कि ये फिर से आप कौन सा वीडियो लेकर आ गए। तो आज फिर से हम लोग जेएसएससी सीजीएल का 28 तारीख वाला पेपर का अभी जो इस करंट सेशन में हम लोग बात करेंगे वो विज्ञान वाला पेपर का बात करने वाले हैं। एक बात मैं बता दूं, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जहां तहां का वीडियो, जहां तहां का मतलब कि अलग अलग चैनल्स में वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि लगभग 2-2 घंटा का वीडियो होता है। और उससे हम लोग सीखते हैं क्या, तो वही 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस होता है, 50 प्रश्नों का, और टाइम कितना ले लेता है हमारा, पूरे के पूरे 2 घंटे। तो अगर आपको किसी जगह पे कम समय पे वीडियो मिल रहा है, हम लोगों का लेंथ आप जब देखिएगा ना तो 20 से 22 मिनट का रहता है, और प्रॉपर जो है बात किया जाता है कि क्वेश्चन ओरिएंटेड किस तरह से बात करने हैं। तो अगर हम लोग 2-2 घंटा का वीडियो देख लेते हैं, कहते हैं मोटिवेशन भी जरूरी है, तो हम लोग भी बीच बीच में मोटिवेट कर ही देते हैं, हल्का फुल्का जितना हम लोगों के पास है ज्ञान। तो जब हम लोग बात करेंगे कि जो चीज़ हमको 2 घंटा मिल रहा है वही चीज़ हम लोगों को 20 से 22 मिनट में, तो क्यों हम लोग जो है इधर से उधर भटके। एक तो हमारा तर्क ये है। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप मेरे ही चैनल को फॉलो कीजिए, आपकी मर्जी, आपको जहां से देखना है वहां से देखिए, बट मेरा कहना एक ही चीज़ है कि जहां से भी देखिए लेकिन सीखिए कम समय में, कि हमको सेल्फ स्टडी के लिए मौका मिले। आप मेरे ही चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ज़रूर ध्यान दीजिए इस बात पे। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ एक खुशी होती है कि आप हमारे यहाँ से सीखे और गए। चलिए खैर, बातें होती रहेंगी। सामान्य विज्ञान मैंने कहा ना, तो सामान्य विज्ञान का हम लोग जो जो प्रश्न आया था हूबहू क्वेश्चन से छापा हुआ है, और कितने प्रश्न का उत्तर कितने आसानी से हम लोग दे सकते थे जरा वो देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो कि आपका 31 नंबर प्रश्न पत्र पे छपा होगा, जिसका सेट ए होगा, क्या कहा, प्रतिरोध मीन्स आर, उसका जो है वो सिंबल है आर, जो कि बराबर होगा वोल्टेज यानी कि भी बटा डैश है। तो जब हम लोग ओम्स का नियम, आप लोग पढ़े होंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या मिलता था, तो एक हम लोगों को जो है समीकरण मिलता था V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। देखिए यहाँ पे R का मान दिया है, तो R को आप एक तरफ रखिए, इस R को हम लोग एक तरफ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी था, भी लिख दिए, यहाँ ये गुना में है, इसके उधर जाएगा इक्वल टू के उधर, तो भागा में हो जाएगा, तो V बाय आप बोल सकते हैं आई, मतलब R बराबर V बाय आई, और V तो यहाँ लिखा है, देखिए I कहाँ है, तो I ऑप्शन बी, यानी कि बस इस बार सीजीएल का एग्जाम ले और हम निकाल के एक नौकरी पक्का कर ले। I यानी कि धारा, करंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारा का मतलब करंट। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहा, 32 नंबर प्रश्न भी बेहद आसान है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। देखिए सिर्फ नाइट्रोजन अणु का बोलता, नाइट्रोजन परमाणु का बोलता, अणु बोलता तो बात बदल जाता, नाइट्रोजन परमाणु का अगर बोल देता तो हम लोग लिख देते कि N है, नाइट्रोजन का जो है सिंबल, प्रतीक चिन्ह वो है N, लेकिन बोल दिया नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस जब भी हम लोग लिखते हैं ना सर, तो आपको याद होगा N2 करके लिखते। देखिए इतना आसान तो प्रश्न पूछा है, N2 ऑप्शन बी, यानी कि बस सीजीएल वाली नौकरी हमारी। और फिर हम लोग आ जाते तुरंत 33 नंबर प्रश्न में, एकदम सिंपल था, 5 मिनट में जो हमारे चैनल से भी देख कर गया होगा वो फटाफट टिक किया होगा विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन है। और आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लोगों के बीच शेयर कीजिए, इससे क्या होता है हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और बताने में और मज़ा आता है। व्यूज़ ठीक ठाक जा रहे हैं, 2500-2000 तक तो आराम से पहुंचते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, रुक जाता है। लोगों के बीच शेयर कीजिए, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको फैला दीजिए कि हम लोग और जान से लगे। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम पे बात किया था, अब जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, पढ़ के गया होगा, उसको याद होगा कहानी, मेरा जो बताया गया था एक साफ उसके लिए मैंने सेशन लिया था पोटेशियम के लिए, कहने का मतलब इस चैप्टर का। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 19, अब सभी को याद होना चाहिए, इसका परमाणु संख्या होता है 19। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2881, ये इसका परमाणु संख्या, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक लास्ट में आया है, मतलब ये कहीं ना कहीं किस में आएगा,
तो ये आ जाएगा सर आपका ग्रुप 1 में। और ग्रुप 1 का नाम आपको याद होगा क्या होता था, तो ग्रुप 1 को कहते थे अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप, क्षारीय धातु ग्रुप। तो ये हो जाता है आपका अल्कली मेटल ग्रुप से, क्षारीय धातु से। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, ये तो आपका ग्रुप 18 होता था। हैलोजन, ये ग्रुप 17 होता था। जो मैं बात बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाइए, क्या पता अगले बार इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बन जाए, प्रश्न बन जाए और हम लोग टिक ना कर पाए। तो देखिए और लिखते जाइए। देखिए सी ऑप्शन दिख रहा है क्षारीय धातु, तो बस इसका यही हो जाएगा क्षारीय धातु। टिक करना था हम लोग को ऑप्शन सी, सीजीएल हमारी है और आगे बढ़ जाना था। यहाँ पे देखिए एक लिखा है क्षारीय मृदा धातु, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये होता है ग्रुप 2। तो मैं सारे के ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बता दिया। आइए 34 नंबर प्रश्न, क्या कहा, सूर्य की रोशनी, जी हाँ सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाती है या हो जाता है। ये प्रश्न ना जाने में कितने बार बताया था अपने सेट पे जब बता रहा था, तो और बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इसको जब मिला सनलाइट H म्यू, तो ये क्या होता है, टूट जाता है, विखंडन होता है इसका, और सनलाइट के कारण होता है प्रकाश विखंडन। जो भी बोले, ये अभिक्रिया में एक प्रकार था, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे Ag और Cl2 में। और यही जो Ag है ना हमारा सर, ये किस कलर का होता है, तो ये होता है ग्रे कलर का। तो ग्रे कलर वाला जो है हम लोगों को टिक कर देना था। जब आप ऑप्शन देखते हैं ना तो लिखा है ऑप्शन ए में ही ग्रे, सफ़ेद नहीं होता है। बहुत लोग सफ़ेद में कंफ्यूज होते हैं। पहली बार में मैं भी कंफ्यूज हुआ कि सफ़ेद हो सकता है क्या, फिर मुझे पूरा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ग्रे ही होगा, क्योंकि सिल्वर सफ़ेद नहीं ग्रे होगा। लाल तो कोई नहीं सोच सकता, नारंगी नहीं सोच सकता है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था, लेकिन होता ऑप्शन ए। आओ सीजीएल को इस बार कर ले अपने मुट्ठी में, ऑप्शन ए ग्रे को मारकर। और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ग्रे के बाद प्रश्न संख्या कितना, तो प्रश्न संख्या हम लोग कह सकते हैं 35 की ओर। देखिए 35, सारा प्रश्न आसान था। मैं कह रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक प्रश्न बताया हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ, जब आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ बेनिफिट होता है, सीख कर जाता हूँ मैं आया हूँ, तो बस आपको करना क्या है, लोगों के बीच शेयर कीजिए, बढ़ बढ़ के शेयर कीजिए, बढ़ा बढ़ा के शेयर कीजिए। 35 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो देखिए अगर बोलता कि समान गति से फिसलने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिसलने में कौन सा, तो स्लाइडिंग घर्षण जो है वो काम करता है। तो समान गति से अगर फिसलने की बात करें तो कहीं ना कहीं स्लाइडिंग घर्षण, और इसका आप उत्तर भी चेक कीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं स्लाइडिंग घर्षण आपको दिखेगा लिखा हुआ, हो सकता है। इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आपको बता दूं क्लियर इसका उत्तर। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो मुझे लगता है वो होना चाहिए स्थितिक घर्षण, जो कि स्टैटिक हम लोग कहते हैं, फ्रिक्शन रोकने में मदद करता है। लेकिन इसका बहुत जगह उत्तर हमको दिखा है स्लाइडिंग घर्षण, लेकिन मैं अपने ओर से 99% श्योर हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये होगा, रीज़न ये है, लेकिन होगा इसका स्थितिक घर्षण ही। आइए अगले प्रश्न की ओर, 36 नंबर, सिट्रस फलों का, सिट्रस मतलब साइट्रस फ्रूट जो होता है, डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो किसका, जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें क्या होता है, आप सभी को पता है, बार बार विटामिन वाले चैप्टर में हमने भी करवाया। क्या होता है, तो उनमें होता है क्या, विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे फलों हैं, जो फल हम लोग खट्टा देखते हैं उसमें पाया कौन सा जाता है, विटामिन सी। यानी कि ऑप्शन सी। और मारिए सीजीएल को करना है इस बार मुट्ठी में, जैसे ही हम लोगों को मौका मिल जाए। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। देखिए लिखा है यूनिट आयतन, ये परिभाषा से ही सीधा प्रश्न पूछ लिया। मतलब यूनिट आयतन के द्रव्यमान को, मतलब कहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आयतन का मतलब वॉल्यूम, द्रव्यमान का मतलब मास। इसी को तो कहते थे हम लोग क्या, डेंसिटी। जी हाँ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत एकदम लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। डेंसिटी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। और ऐसा ऑप्शन डी दे दो इस बार, सीजीएल की एक नौकरी, कहते हैं घनत्व, वो हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। क्या कहता है जरा उसको भी देखते हैं। देखिए पढ़ते पढ़ते हम लोग को क्या होता है ना, थोड़ा सा ऐसा फील होता है। क्या फील होता है, तो लगता है कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, जा रहे एग्जाम लिखने, एग्जाम ही नहीं हुआ तो मनोबल गिरता है। कोई बात नहीं सर, एक बार और मेहनत कर दीजिए, क्या पता इस बार आपको नौकरी देने के लिए बैठा है आयोग, इस बार आपको नौकरी दे दे। क्योंकि अभी तक जितना भी हुआ है आप देखिएगा, सारे के बाद एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि हाँ, आयोग हम लोगों का बात सुना है। हर बार जितने बार भी आंदोलन हुआ है तो क्या पता इस बार एक नौकरी आंदोलन करके ही लेना लिखा हो जिंदगी में। तो बस मोटिवेटेड रहिए और तैयारी करते रहिए। जब इथेनॉल का बात किया है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कक्षा 10वीं का है और कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चैप्टर से पूछ दिया है। चलिए इसको भी देख लिया जाए, उतना ज़्यादा टफ नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ के आते हैं। एग्जाम में ये कर देना था, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन था। कहा क्या कि इथेनॉल, फार्मूला अगर आपको याद होगा इथेनॉल का सूत्र, तो C2H5OH। इसका जैसे ही अभिक्रिया हम लोग सोडियम के साथ करते हैं ना, कक्षा 10वीं का ये है, साफ साफ आपको पता होगा, यहाँ से ये टूटता है और ये Na तो आपको पता ही है, Na का हो जाता है Na प्लस, और ये टूटा है, इधर माइनस लेता है, इधर प्लस लेता है। तो आपको पता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस के साथ मिलना चाहेगा। जी हाँ, मिलना चाहेगा, और जैसे ही इसको मिलाइएगा ना आप, तो हो जाएगा C2H5ONA, और बच गया बेचारा अकेले कौन, H, जिसको लिखते हैं H2 गैस के रूप में। तो यहाँ से यही वाला गैस के रूप में निकला है। इसका नाम मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का तो सही उत्तर बन जाता ऑप्शन ए, इस बार अपनी है CGL हाइड्रोजन। और 39 नंबर देखिए, एक अलग डिस्टिंक्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितनी न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये कक्षा 9वीं का हमारे ध्वनि चैप्टर से क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन लगभग 9 और 10 से है, लिख भी दिया था सिलेबस में, आयोग की कोई गलती नहीं है। लोग इसको बेहद आसान समझ ले तो अलग बात है, आयोग साफ साफ लिखा था। विज्ञान हमारा दिनचर्या में जो जुड़ा हुआ है कक्षा 9वीं और 10वीं तक का रहेगा, 10वीं तक का रहेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, 1/10 सेकेंड, उसको बोलते हैं 1/10 सेकेंड। लेकिन हमारे ऑप्शन में ऐसा नहीं था, तो इसको आप जैसे चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.1 और इतना सेकेंड। तो देखिए 0.1 एकदम इसी के सामने ऑप्शन सी में CGL हमारी है। 0.1 सेकेंड को टिक मारकर आपको 40 नंबर पे चला जाना था। अब देखिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, तो ये विद्युतकरण या क्या बोलते हैं विद्युत वाले विषय से है, हमारा कक्षा 10वीं का। एकदम सिंपल प्रश्न था। क्या कहता था सिंपल प्रश्न कि 10 सेकेंड में, मतलब हमारा समय दिया है 25 कूलम्ब, यानी कि हमारा आवेश दिया है, का आवेश एक बैटरी से छूटता है, कितनी धारा प्रभावित होती है। तो अगर आपको याद होगा तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग पढ़े थे भाईवा लोग। क्या पढ़े थे भाई, तो जरा आप याद कीजिए, बहनें भी याद कर सकती हैं अगर वीडियो को देख रही हैं। और बहन आपके पास बहुत ताकत है, आप चाहे तो शेयर करके इसको एकदम वायरल बना सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश कीजिए। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, I बराबर Q बाई, सॉरी, या फिर हाँ यही कुछ होता है, सॉरी क्या ही, I बराबर Q बाई T, ये हम लोग बोल सकते हैं। नहीं तो सिंपल लिखा रहता था आवेश बराबर धारा इंटू समय। कौन सा धारा, तो विद्युत धारा। तो ये भी Q इज इक्वल्स टू IT, या फिर मैं जो लिख रहा था I बराबर Q बाई T, दोनों सेम ही चीज़ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यही आएगा। तो बस इसमें कुछ नहीं, वैल्यू डालना था और आंसर निकालना था। एक तरफ से डालना, दूसरे तरफ से निकालना। 10 सेकेंड मतलब समय हमारा है 10, और कितने कूलम का चार्ज है, तो आप देखिएगा ये फार्मूला से बनाते हैं हम लोग तो सिंपल बन जाएगा। 10 सेकेंड है और 25 कूलम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और इधर बराबर है 25 कूलम। अब यहाँ पे समैया हम लोगों को निकालना है, तो समय निकाल देते हैं। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको पूरा इरेज कीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं। सीधा हम लोग लिखते हैं I बराबर Q बाई T, क्योंकि धारा ही निकालना है तो धारा का फार्मूला लिखिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं, क्रॉस भी नहीं करना होगा। I
क्या है हमारा आवेश, तो आवेश दिया है आपको दिखा था 25 कूलम और समय हमारा है 10। तो इसको जब देखिएगा ना तो एक जीरो तो घसका के बैठाना ही है, कितना आसान। तो 2.5 और धारा का होता क्या है एम्पियर, तो देखिए 2.5 जस्ट इसी के ऊपर सी ऑप्शन में है, मारिए सट से और सीजीएल का एक नौकरी अपने लिए पक्का कर लेना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मार दिए, 40 का काम खत्म। आइए 41 नंबर प्रश्न पे, लगभग आसान आसान प्रश्न है, एकदम सटासट हम लोग करते जाएंगे, देखते हैं कितना स्पीड में खत्म होता है। निम्नलिखित में से किस अंग में वुमेन कैप्सूल पाया जाता है। देखिए वुमेन कैप्सूल जब आप देखिएगा ना तो आपको मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दूं, कुछ इस तरीके का होता है वुमेन कैप्सूल, जिसको कि हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं सर, आप कहिएगा किस लिए, तो इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, इसको यूज़ करते हैं हम लोग रक्त को शुद्ध करने के लिए। और आपको पता होगा रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो आप कहिएगा कि यकृत में, किडनी में जो है, सॉरी गुर्दा, किडनी को गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा में, किडनी में, और किडनी में एक छोटा छोटा यूनिट पाया जाता है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन, ये भी बताए थे बहुत बार, हालांकि सारा प्रश्न ही बताया हुआ है, क्या ही बोलूँ इस बात को। तो गुर्दा में, और गुर्दा यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा था, बस टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले 42 नंबर प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। तो फलीदार मतलब हम लोग कहते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मदद करे, राइजोबियम बैक्टीरिया वाला कहानी, तो वैसा यहाँ पे मटर था, बस मटर को टिक करते हैं और 43 नंबर पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय, जिसको कहते हैं होमोलोगस, श्रेणी का समूह बनाता है। देखिए एक लौता पूरे 20 में से यही प्रश्न था जिसका हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना पूछ सकता है हमारे सीजीएल में, तो ये प्रैक्टिस नहीं था, बाकी सारा प्रैक्टिस था। खैर इस बार इसकी भी प्रैक्टिस पूरी करके जानी है, क्या पता इस बार ये पूछ दे, तो अभी तो फिलहाल मैं बता दूं सही ऑप्शन और क्यों, और बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसका सही उत्तर हमको जो देना था ना, आखिरी का 2 वर्ड देखकर देना था। कैसे 2 वर्ड, तो देखिए यहाँ पे इन ये तीनों सेम है, मतलब इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ना तो यहाँ ना है, यहाँ पे भी ना है, लेकिन यहाँ पे इन है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी ना है और यहाँ पे भी ना है। आप बोलिएगा तीनों में ना है तो क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ ना में इन है, पी ना पिन लिखा हुआ है ना, तो ये प्रोपिन, इसको पढ़ते एन, इसको पढ़ते हैं एन इन आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे भी हुआ है और इसी तरह यहाँ पे भी है, इन है और ये सिर्फ ना है, तो ये इन आके ना आ रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मतलब यहाँ पे हम लोग अगर आपको बेसिक बात बता दें तो 3 तरह का होता है, एक होता है एन, एक होता है इन और एक होता है आइन। तो ये जो सेम वाला पूरा रहेगा उसके पीछे भी लॉजिक है, एकदम लगातार होना चाहिए, तो हम लोग टिक करते हैं। खैर पूरा लॉजिक एक हम लोग प्रॉपर वीडियो लाएंगे तब बता देंगे आपको आराम से। अभी ऑप्शन ए मारिए, समय है हमारे पास इस बार और थोड़ी अच्छी तैयारी कर जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। तो देखिए अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपको पता होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आपको पता होगा। ए यहाँ पे देखिए OH आता है, तो मैंने कहा था वो क्षार होता है, साफ साफ बताया है, होगा नहीं। बचा क्या, KCl पोटेशियम क्लोराइड, टिक मार देना था और सीधा हम लोगों को अगले प्रश्न के लिए बढ़ जाना था। और अगला प्रश्न बहुत आसान पूछा, इंडिकेटर से पूछा है, और इंडिकेटर में हम लोगों को उम्मीद था, मुझे खासकर ज़्यादा उम्मीद था कि पूछेगा क्या, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पूछेगा आपको, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर ना पूछ के पूछ दिया फेनोल्फथलीन। इंडिकेटर से प्रश्न बनते हैं पर मुझे लगा यूनिवर्सल, नहीं पूछा फेनोल्फथलीन। कोई बात नहीं, याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, लिटमस पेपर, टर्मरिक, सब याद रखिएगा, सारा बताया हुआ है। कहा अम्लीय विलयन में फेनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा अम्लीय विलयन में ये जो फेनोल्फथलीन है ना वो रंगहीन होता है। ऑप्शन ए ऑफ सीजीएल की नौकरी दे दे तुम्हें, ऐसा कहेगा आयोग, इस बार उसको कहना पड़ेगा, तो ये रंगहीन हो जाएगा। अगर यही फेनोल्फथलीन बेसिक यानी कि क्षारीय होता तो गुलाबी होता है, याद रखिएगा। अभी इसका उत्तर नहीं है इसलिए मैं उसको घेरा नहीं डाला। अगला है 46 नंबर, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता और
प्रदर्शित करता है। तो गाड़ी के ऊपर 2 मीटर लगा रहता है ना, एक को कहते हैं स्पीडोमीटर, एक को कहते हैं ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीडवा बताएगा और ओडोमीटर दूरी बताता है। तो हमसे पूछा गति मतलब स्पीड, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीडोमीटर ऑप्शन ए। मारिए झट से और बढ़ जाइए आगे। लैक्टोमीटर के बारे में मैंने बताया है क्या, तो दूध की शुद्धता। बैरोमीटर के बारे में मैंने बताया है क्या, तो बैरोमीटर में हमने कहा था वायुमंडलीय दाब। और हाइड्रोमीटर के बारे में भी बताया है, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा हाइड्रोमीटर का। आइए 47 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस तरह का है ये 47 नंबर प्यारा सा प्रश्न। वो थोड़ा लंबा हो जाना है, लंबा नहीं 2 लाइन का है, बट इसमें न्यूमेरिकल है। देखिए क्या कहा, एक अवतल लेंस मतलब क्या, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का बात किया है, ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा फोकस दूरी वो भी अवतल का तो माइनस में लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर ये आप लिख दिए। यदि वस्तु की लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, वस्तु यानी कि यू कितना दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर पे। और आप जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे विज्ञान, आपको बताया होगा कि यू हमेशा जो है वस्तु की दूरी नेगेटिव चिन्ह से हम लोग लेते हैं, चाहे वो किसी का भी रहे, तो इसको नेगेटिव चिन्ह से ले लिए। कहा तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए, मतलब आपसे पूछ दिया भी क्या होगा बताइए। तो लेंस फार्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का वैल्यू हमको पता है कितना, -15, तो यहाँ लगा दिए आप -15। 1/v आपको निकालना है, u आपको पता है सर, कहिएगा हाँ कितना, -30, तो यहाँ लिख दिए -30। ऐसे किए। अब क्या करिएगा, यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। अब हमको तो चाहिए भैया ये ना, तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटा के इधर भेजेंगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/30 इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, और ये पहले से मौजूद है 1/15। 15 और 30 का यहाँ से अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, 15 और 30 का आपको एलसीएम पता होगा कितना हो जाएगा, तो 30। अब यहाँ है क्या, -15 तो -1, इधर क्या है, सॉरी -30, तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे हो गया 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 2। एलसीएम वगैरह लेने आपको आता होगा, लघुत्तम महत्तम तो हम लोग बचपन वाला काम है, उसको छोड़ के आगे चल रहे हैं, मैथ्स में आपने सीखा भी होगा। 2 और 1 3, तो -3 बटा हो गया 30, और 3 दहिया हम लोग कहते हैं 30। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा v बराबर -10 सेंटीमीटर। बस इतना ही सा बनाना था, और जहाँ दिखता 10 पहला ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए, झट से मारते और बढ़ जाते अगले प्रश्न में। 48 नंबर, इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है। तो देखिए जब मच्छरों का बात किया ना, तो आपको पता होगा डेंगू और मलेरिया। तो यहाँ पे डेंगू और मलेरिया में जब ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए में सिर्फ और सिर्फ मलेरिया है, मतलब यही टिक मारना था और हम लोगों को आगे बढ़ जाना था अगले प्रश्न के लिए। अब जैसे ही हम लोग मलेरिया, अगर इस बार इतना आसान पूछा, अगला बार हो सके पूछ दे मलेरिया किससे होता है, तो याद रखिएगा उस मच्छर का नाम क्या है, तो उस मच्छर का नाम है मॉस्क्यूटो। क्या बोलते हैं, याद है आपको, बताइए, कमेंट करके बताइए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कौन सा मॉस्क्यूटो। लेकिन मैं डेंगू का बता के जाऊँगा कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, शायद आ गया तो इस बार कर लें। डेंगू जो होता है वो होता है मादा मच्छर फीमेल एड्स से, ADES, फीमेल एड्स एक मच्छर का नाम है जिससे कि डेंगू होता है। आपको मलेरिया वाला बताना है। 49 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो ये साफ साफ बताया हुआ एक हमने सेशन ही लिया था जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, वहाँ से डायरेक्ट पूछा, इसमें तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, सीधा मारना था प्रोलैक्टिन, हमारा हो जाता उत्तर। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आपको पता होगा हमारे नितिन गडकरी, जयराम गडकरी साहब ने बोला इथेनॉल ब्लेंडिंग के हम लोग शुरुआत करेंगे जिससे पेट्रोलों का दाम में
गिरावट आएगा, पेट्रोलों का खर्चा जो है वो कम होगा। तो साफ साफ वहीं से क्वेश्चन हम लोगों को इथेनॉल ब्लेंडिंग याद रखना था और मार देना था ऑप्शन सी इथेनॉल। ये हमारा विज्ञान का पूरा प्रश्न रहा। फिर हम लोग इसी तरह का सेशन, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होगा नहीं, जब तक हम लोग एक नौकरी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक चलाते रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। फिर हम लोग आगे लगातार सेशन लाएंगे, आपको तमाम विषयों का मिलेंगे। इस बार बस एक नौकरी ले लेना है। तब तक के लिए जय हिंद।